बंधु जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक जो नया विषय लेकर आया हूँ उसका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, ट्रेन जिहाद या रेल जिहाद। कुछ नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे, लव जिहाद या लैंड जिहाद। ये दो नाम बहुत चर्चाओं में हैं। लव जिहाद के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं। लैंड जिहाद, उसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। अभी उत्तराखंड में आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया। जंगलों में रोड के किनारे कहीं भी पहले मज़ार बनाना, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ उस जगह आसपास जो भी जगह है उस पर अतिक्रमण करना। इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे सामने देश में कई शहरों में भी आपने देखे होंगे। बड़े बड़े शहरों में कई जगह नई नई मज़ारें पैदा हो जाती हैं और धीरे धीरे उस ज़मीन पर कब्जा करने की जो एक लैंड जिहाद का जो एक मॉड्यूल देश में चल रहा है उससे आप सब भली भांति परिचित होंगे। एक और अपने देश में अभी वक्फ बोर्ड का जो संशोधन अधिनियम आया है उस पर ही बहुत चर्चा हो रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बिहार के पास पटना की जो बिहार की राजधानी है उस राजधानी के पास एक गांव है जो केवल पटना से 30 किलोमीटर दूर है। गोविंदपुर गांव है। उस गोविंदपुर गांव में जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ वक्फ बोर्ड ने एक पोस्टर लगाया या बैनर लगाया और उन्होंने ये दावा किया कि ये पूरे गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। निश्चित रूप से वहाँ जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं उनके सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ और वो सारे लोग इकट्ठे होकर अदालत में गए। अदालत से उन्हें स्टे मिला। उन्होंने अपने कागजात दिखाए और उन्हें ये बताया कि ये हमारी पुरखों की ज़मीन है। और जब वक्फ बोर्ड से अदालत ने अपने कागज़ दिखाने को कहा तो वक्फ बोर्ड ने, जो वहाँ का सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड है बिहार का, उसने कागज़ दिखाने से मना कर दिया। क्योंकि उनका दावा, यदि आप किसी ज़मीन पर आप अपना दावा कर रहे हैं तो आपको भी अपने कागजात दिखाने होंगे, परंतु हम कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे। इस तरह की जो वक्फ बोर्ड के द्वारा सारे देश में जो लैंड जिहाद का ये मामला चल रहा है उसी के संशोधन के लिए मोदी सरकार एक बिल लेके आई है। लोकसभा में वह पेश हो गया है। हालांकि उसे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी, उसे सौंप दिया गया है। उस पर आगे चल के क्या निर्णय होगा वो हम सब लोगों को कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तो हमारे देश में लैंड जिहाद की बहुत जगह सारे देश में चर्चित है। कई मामले हैं जो आप सबने भी सुने होंगे। अभी 2024 के चुनाव में आपने एक नया जिहाद सुना होगा, वोट जिहाद। ये नाम मैंने भी पहली बार सुना था इस चुनाव में, जब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनकी भतीजी ने एक आम सभा में, वहाँ मुसलमान लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, और उन्होंने उस आम सभा में ये लोगों से अपील की कि इस बार हमें वोट जिहाद करना है। ये तब मैंने भी पहली बार सुना था, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा कि अब वोटों का भी जिहाद होना है। और वास्तव में इस बार के जो चुनाव के परिणाम आए हैं या जो चुनाव विश्लेषक हैं वो सब लोग इस बात से सहमत हुए हैं कि इस बार मुसलमानों ने वोटों का भी जिहाद किया। मैंने भी अपने कई वीडियो, पहले आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो सुने हो, मैंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टारगेटेड वोटिंग। मतलब किसी एक दल विशेष को टारगेट करना और उसके खिलाफ वोटिंग करना। ये इस लोकसभा चुनाव में आप सबने भी सुना होगा और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से मतदान किया। हालांकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट नहीं देते थे,
परंतु कई सीटों पर इस तरह की स्थिति बन जाती थी कि मुसलमानों के वोट आपस में बढ़ जाते थे। इस बार उन्होंने, चूँकि उनसे वोट जिहाद की अपील की गई थी और उन्होंने उसको मानते हुए इस बार अपने वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया और इस प्रकार इस बार देश में वोट जिहाद भी हुआ और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 240 सीटें जीत पाई। उसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो तो इस देश की जागरूक जनता का ये परिणाम है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रयास यही था कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। इसमें बहुत सी शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भी इन सब कामों में लगी हुई हैं, हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का कुछ राजनीतिक दल खिलौने बने हुए हैं, वो भी सब आपके सामने जग जाहिर है। अब मैं आज जो बात करूंगा वो बात कर रहा हूं रेल जिहाद की। रेल जिहाद एक नया शब्द है। अभी जुलाई के महीने में इस देश में लगातार एक्सीडेंट हुए। 5 दिन के अंदर 4 रेलवे की दुर्घटनाएं हुई। 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 20 जुलाई को, मतलब लगातार ट्रेनों का जब ये एक्सीडेंट हुए, कहीं मालगाड़ी पटरी से उतर गई, कहीं पे और भी घटनाएं हुई। जब ये लगातार एक्सीडेंट हुए तब मेरे दिमाग में एक बात आई। तभी मैंने अपने मित्रों से, साथियों से चर्चा की कि इस तरह के रेलवे के एक्सीडेंट पहले कभी नहीं होते थे। निश्चित इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तब मेरी बात मैं अपने दोस्तों से सहमत नहीं कर पाया। मुझे भी लगा कि हो सकता मेरी भी कोई गलतफहमी हो। परंतु जब आज ये जो 2 घटनाएं 9 सितंबर और 10 सितंबर को हुई हैं और लगातार पूरे देश में जिस तरह से ट्रेनों को एक्सीडेंट का बहाना दिखाकर उन्हें डिरेल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज देश की सरकार भी ये मान रही है कि निश्चित इसमें कोई ना कोई साजिश है। कोई एक्सीडेंट होना एक अलग बात है और साजिश के तहत रेल को गिराना एक अलग बात है। जैसे 17 जून 2024 को एक मालगाड़ी दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। उसमें 10 लोग मरे, 60 लोग घायल हुए। और जब एक ही पटरी पर दोनों ट्रेनें आ जाएं तो ये तकनीकी गलती होती है। रेलवे का जो सिग्नल की जो प्रणाली है शायद वो फैली हुई होगी, इसको तो हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। परंतु 18 जुलाई 2024 को आप सबने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 31 लोग घायल हुए। उस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट का कहना था कि दुर्घटना के पहले उन्होंने एक ज़ोरदार धमाका सुना था। ऐसा लगा कि ट्रेन से कोई चीज़ टकराई हो। बात आई और गई हो गई। परंतु 26 जुलाई को उड़ीसा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर में 4 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए। 29 जुलाई को संपर्क क्रांति बिहार के समस्तीपुर में 2 हिस्सों में बट गई और 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर हावड़ा मेल की 18 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। इसमें 2 लोग मर गए, 20 लोग घायल हो गए। फिर 17 अगस्त को कानपुर में एक ट्रेन हादसा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए और उस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट का कहना है कि रात्रि को 2:30 बजे कोई बहुत बड़ा बोल्डर इंजन से टकराया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार इस देश में ट्रेन के इस तरह के हादसे होना किसी साजिश का संकेत है और आज ये साजिश भारत सरकार भी मान रही है। अभी रेल मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोला है
कि ट्रेनों के जो हादसे हैं किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी जब 9 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस एक भरे हुए सिलेंडर से टकराई, हालांकि उसमें लोको पायलट की समझदारी थी, उसने उस सिलेंडर को दूर से देख लिया था, मगर ब्रेक लगाते लगाते वहाँ तक ट्रेन पहुँच गई और ट्रेन उस सिलेंडर से तो टकराई मगर बहुत ज़ोर से नहीं टकरा पाई। और जब उसने इस बात की शिकायत रेलवे पुलिस से की और स्थानीय पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उन्हें साथ में एक पेट्रोल बम मिला और कुछ विस्फोटक सामग्री भी मिली। मतलब पूरी तैयारी इस बात की थी कि जब ट्रेन भरे हुए सिलेंडर से टकराएगी, वहाँ विस्फोटक सामग्री भी रखी थी, पेट्रोल बम भी रखे थे। मतलब ट्रेन का एक भयंकर हादसा दिखाने की कोशिश असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही थी। फिर उसके ठीक एक दिन बाद 10 सितंबर को राजस्थान के अजमेर के पास एक सरधना स्टेशन है, वहाँ पर भी ट्रेन के सामने एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके सामने 70 किलो वजन का सीमेंट का एक ब्लॉक रखा था और उस ब्लॉक के आगे 1 किलोमीटर दूर फिर एक 70 किलो का सीमेंट का ब्लॉक रखा था। और ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा ही होती है, जो भी रात्रि में ट्रेनें चलती हैं। वैसे भी आज देश में ट्रेनों की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। इस कारण से वो ट्रेन से वो इंजन से टकराई और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेन जिहाद हमारे देश में चला है, इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है और इस साजिश का जो इशारा है वो एक आतंकवादी है जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, फरहत उल्लाह गौरी। ये इस समय पाकिस्तान में रह रहा है और उसने एक वीडियो डाला है। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे आप सबने सुना होगा, सभी समाचार चैनल उस वीडियो को दिखा रहे हैं। उस 3 मिनट के वीडियो में वह आतंकवादी कह रहा है कि हिंदुस्तान में हमें ट्रेन की जो हादसे हैं ट्रेनों के, उसकी संख्या हमें बढ़ानी होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को हम डीरेल कर सकें, मतलब पटरियों से नीचे उतार सकें। जब ये वीडियो उसका सामने आया तब ये इस बात का खुलासा हुआ कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, एक स्लीपर सेल है उस आतंकवादी का जो इस देश में काम कर रहा है। और मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ और उदाहरण आपके सामने रखूँगा। 20 अगस्त को जबलपुर में रेलवे के ट्रैक पर लोहे की बहुत सारी छड़ें पाई गई। ट्रेन के इंजन से टकराई। गनीमत हुई कि वहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर उसके 2 दिन बाद 22 अगस्त को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ट्रेन के सामने एलॉय व्हील फेंके गए। एलॉय व्हील जो मोटरसाइकिल के पहिए होते हैं, जिन्हें आज हम एलॉय व्हील कहते हैं, उन्हें ट्रेन के सामने फेंका गया और उसमें एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसका नाम है मोहम्मद अफसान। हालांकि वो भी फरार है, पकड़ा नहीं गया। और 23 अगस्त को भी पाली राजस्थान में रेलवे के ट्रैक पर एक बहुत मोटा सीमेंट का ब्लॉक रखा में पाया गया, जिससे वंदे भारत एक्सप्रेस टकराई। हालांकि इसमें भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। और 1 अगस्त को प्रयागराज में एक यूट्यूबर हैं गुलजार शेख, उन्होंने रेलवे के ट्रैक पर सामग्री रखी, उसका वीडियो बनाया और यूट्यूब पे उन्हें अपलोड कर दिया गया। ये इतने मूर्ख लोग हैं कि इस तरह की हरकतें भी करते हैं, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं और उन्हें ये पता नहीं रहता कि हम एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। और वो गुलजार शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अभी जो कानपुर में 9 सितंबर को जो हादसा होते होते बचा है, उसमें भी एक अपराधी पकड़ा गया है, उसका नाम सलमान खान है। आने वाले समय में हमारे देश में ये कितनी बड़ी साजिश हमारे देश के खिलाफ ये रेल जिहाद का जो नया नारा आतंकवादियों ने दिया है, और उसमें कुछ हमारे देश के
लोग उसमें शामिल होकर के हमारे देश के खिलाफ़ जो एक उन्होंने नया युद्ध छेड़ा है। क्योंकि पहले देश में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं होती थीं, बम विस्फोट होते थे। आज मोदी सरकार की शक्ति के कारण आज वो आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में रुक गई। केवल कश्मीर में ही जितने आतंकवादी हैं वो जब बॉर्डर पार करते हैं तो उन्हें वहीं निपटा दिया जाता है, या कुछ बच के निकल आते हैं तो वो कश्मीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनका इलाज वहीं सेना और वहाँ की स्थानीय पुलिस मिलकर के उसका इलाज कर रही है। परंतु ये मोहम्मद गौरी जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठ कर के ये जो रेल जिहाद का उन्होंने जो नया नारा दिया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में अराजकता को फैलाना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, भारत की जो छवि आज हमारे भारत देश की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है उसको नुकसान पहुंचाना, जिससे कि जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं वो आने से डरें। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी चीज़ में किया जाता है तो वो रेलवे है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है कि 68,500 कुछ किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क है। क्या हम सारे नेटवर्क की सुरक्षा कर सकते हैं? ये संभव भी नहीं है। कहाँ कहाँ पुलिस लगाएंगे, कहाँ कहाँ रेलवे पुलिस उसकी देखभाल करेगी? इतना 68-69 हज़ार किलोमीटर का रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करना। और वो जो आतंकवादी वो अपने वीडियो में भी कह रहा है कि ये सबसे सरल तरीका है, इसमें हमें पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। और आज कुछ सिरफिरे लोग इस जिहाद को हमारे भारत देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में NIA ने इस केस को अपने हाथ में लिया है और NIA आने वाले समय में इसका भंडाफोड़ करेगी। ये निश्चित रूप से जो बात मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मैं बात जुलाई में ये वीडियो बनाने वाला था, परंतु कुछ तथ्य साथ में नहीं थे, परंतु आज सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। और ये रेल जिहाद का जो नया हमारे देश में अराजकता फैलाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसके जो दोषी हैं वो बहुत जल्द आपके सामने, हम सब के सामने आने वाले होंगे। मेरे बहुत से मित्र मुसलमान भी हैं और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ़ नफ़रत फैलाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, परंतु मेरा इतना ज़रूर उद्देश्य है, मैं भी ये मानता हूँ कि किसी भी धर्म के लोग हों उसमें अधिकांश लोग वो होते हैं जो शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। परंतु मेरा मानना ये है कि हर धर्म के अच्छे लोगों को बुराई का विरोध करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले एक कुमार विश्वास जी का वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जब फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया, वहाँ 200-250 लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किए और वहाँ से बहुत सारे लोगों को पकड़ के उन्होंने बंधक बनाया। और जब वो बंधक बना के उन्हें गाज़ा पट्टी पर ले गए तो उन्होंने उन इजरायली महिलाओं और बेटियों की पूरे शहर में परेड निकाली। और परेड भी कैसी निकाली, उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उन महिलाओं को नंगा करके इजराइल की गाज़ा पट्टी, फ़िलिस्तीन की गाज़ा पट्टी पर घुमाया गया। और जब उन महिलाओं की परेड निकल रही थी जो निर्वस्त्र थी, वहाँ लोग तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुश हो रहे थे। उनका कहना ये था, कुमार विश्वास जो वीडियो में कह रहे थे कि यदि वहाँ कुछ मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया होता, क्योंकि ये भी तो किसी की बेटियां हैं, ये भी तो किसी के घर की बहुएं हैं, किसी के घर की औरतें हैं। अब आज जब इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर अटैक किया और वो युद्ध अभी भी चल रहा है और निश्चित रूप से उसमें हज़ारों लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रही हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो आज सारा समाज, सारा मुस्लिम वर्ल्ड आज इजराइल की आलोचना कर रहा है। काश यदि उस दिन फ़िलिस्तीन के आतंकवादियों की अगर आलोचना की होती तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी कौम के लोग हों, जहाँ भी गलत हो रहा है उन्हें उसका विरोध करना आना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि कुछ प्रतिशत लोग
वो भी दशमलव की संख्या में होंगे ऐसे लोग जो किसी कौम को बदनाम कर रहे होंगे, बाकी ज़्यादातर लोग शांति प्रिय ही होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो शांति प्रिय हैं उन्हें हिम्मत करके इन गलत कामों का विरोध करने के लिए सामने आना पड़ेगा। इस साजिश का, ये जो रेल जिहाद का ये साजिश हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है, इसका परिणाम बहुत जल्द NIA जांच करके हम सबके सामने लाएगी और अपराधी जेल के पीछे होंगे। यही आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि लोगों की, इस देश के लोग भी जागरूक हों। यदि इस तरह के कहीं हादसे की जानकारी, इस तरह की कोई चीज़ हमारे देश के लोगों की नज़र में आती है तो उसे पुलिस तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी भी धर्म विशेष के हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।